बात मिशन एशिया की। जी हाँ, नमस्कार, आपके साथ हूं मैं राजीव शर्मा। भारत और रूस करीब 70 सालों से एक दूसरे के करीबी मित्र देश हैं। कई अहम मौकों पर एक दूसरे के साथ खड़े रहे हैं। भारत और रूस के बीच रक्षा संबंध भी करीब इतनी ही पुराने हैं। लेकिन भारत रूस के बीच जो रक्षा संबंध हैं वो व्लादिमीर पुतिन की आने वाले दिनों में भारत यात्रा को और इसके साथ इन दोनों देशों के पारस्परिक संबंधों को क्या एक नई ऊंचाइयों पर ले जाते हुए दिखाई पड़ते हैं। क्या इसके साथ डोनाल्ड ट्रंप के लगातार दिए जा रहे धमकी भरे उन इशारों की भी इसमें कहीं छाया दिखेगी, जहां पर वो रूस के साथ संबंध रखने वाले देशों को अंजाम भुगतने तक की बात कह रहे हैं। लेकिन पुतिन भारत आ रहे हैं, लिहाजा दशकों तक रूस से भारत का जो संबंध रहा, जो सैन्य साजो सामान की खरीद रही, 2000 में 70% से अधिक की हिस्सेदारी रही है। 2002 में रूस से 89% सैन्य साजो सामान की खरीद हुई। 2012 में 89% तक पहुंची टोटल खरीद। 2014 के बाद से रूस से हथियारों की खरीद तेजी से घटी। 2014 से रक्षा क्षेत्र में मेक इन इंडिया पर जोर दिया गया। 2014 में 49% सैन्य सामानों की खरीद, 2019 में 38%, 2019 से 23 में 5 सालों में सिर्फ 36% की खरीद। और अब भारत फ्रांस और अमेरिका से भी रक्षा क्षेत्र में आयात बढ़ा रहा है। लेकिन इन सारी चीजों को जानते और समझते हुए भी रूस और भारत के संबंध ये एक अलग स्तर, एक अलग पैमाने पर परखे जा चुके हैं, खरे उतर चुके हैं। रूस के साथ भारत के संबंध टाइम टेस्टेड रहे हैं, उन पर यकीन किया जा सकता है। और शायद पिछले कुछ दिनों में अंतर्राष्ट्रीय संबंधों ने जिस तरीके की चाल चली है, उसमें भारत ने लगातार रूस के खिलाफ न जाते हुए एक संदेश दे दिया कि भारत को 1971 का वो वक्त याद है जब अमेरिका ने अपना 7वां बेड़ा भारत पर हमला करने के लिए भेजने की कोशिश की थी, लेकिन रूस ने भारत को मदद उस वक्त दी थी। 3 खास मेहमान मेरे साथ इस वक्त जुड़ रहे हैं। मेरे साथ जुड़ रहे हैं विंग कमांडर रिटायर प्रफुल्ल बख्शी, सीनियर डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर। विंग कमांडर बख्शी, बहुत स्वागत है आपका। एम्बेसडर सुरेश गोयल मेरे साथ जुड़ रहे हैं, फॉर्मर एम्बेसडर के तौर पर। एम्बेसडर सुरेश गोयल, आपका भी बहुत स्वागत है। अरविंद सिंह तेजावत मेरे साथ फॉरेन अफेयर्स एक्सपर्ट के तौर पर जुड़ रहे हैं, उनका भी बहुत स्वागत है। सबसे पहले मैं विंग कमांडर प्रफुल्ल बख्शी, सीनियर डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर मैं आपका ये रुख करूंगा। व्लादिमीर पुतिन और व्लादिमीर ज़ेलेंस्की, ये 2 नाम एक ही से शुरू होते हैं, लेकिन तनातनी इनके चलते दुनिया में इतनी हुई कि भारत को स्पष्ट संकेत देना पड़ा कि भारत आखिर कहां पर है। भारत ने पूरी तरीके से न्यूट्रलिटी इसमें नहीं रखी और शायद यही वजह है कि पुतिन गर्मजोशी के साथ भारत का रुख कर रहे हैं। हालांकि इसी साल में डोनाल्ड ट्रंप के भी आने की संभावना थी, वो पूरी तरीके से धूमिल हो चुकी है। विंग कमांडर बख्शी, भारत और रूस किन 2 राहों पर खड़े हैं और पुतिन की ये विजिट इंटरनेशनली क्या मैसेज दे रही है? थैंक यू राजीव, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर। सबसे बड़ी बात यह है कि भारत का इसमें नाम आना इन रशिया और यूक्रेन की बात में मुझे अच्छी तरह याद है कि आपकी चैनल में भी कुछ टाइम पहले और चैनल में भी ये बात का जिक्र हो चुका है कि भारत क्या भूमिका निभा सकता है दोनों कंट्रीज को पास में लाने के लिए। उनके जो टेंशन है, उनके बीच में कॉन्फ्लिक्ट को दूर करने के लिए भारत एक अहम भूमिका अपना सकता है, इसमें 2 राय नहीं है। पर क्वेश्चन ये है कि ये दोनों ट्रंप ने और पुतिन ने और ज़ेलेंस्की ने खुद ट्राई किया था और उस टाइम अमेरिका ने ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर को भेज के वो मीटिंग कैंसिल करवाई थी और कहा था कि इनकी लड़ाई जारी रहनी चाहिए। देखिए, एक बात तो ये है कि नेटो, यूनाइटेड यूरोपियन यूनियन, अमेरिका, ये सब के हित में है कि यूक्रेन और रशिया के बीच में तनाव चलता रहे। वो नेटो के एयर बेसिस को इंक्रीज करना चाहते हैं, नेटो का जो सिग्नेचर है उस एरिया में ज्यादा इंक्रीज करना चाहते हैं, रशिया को दबा के रखना चाहते हैं, खासकर अर्स्टवाइल सोवियत यूनियन कंट्रीज जो नेटो में आके अब मिल गई हैं, पोलैंड इत्यादि, बाल्टिक स्टेट्स, ये सारी की सारी। तो इस संदर्भ में
भारत को अपनी भूमिका अदा करने के लिए अपने हित में भी सोचना होता है कि हमारी यूक्रेन से भी वही लगाव है। हमने कई एयरक्राफ्ट खरीदे, खासकर AN-32 वहीं से आता था, और कई एयरक्राफ्ट के पार्ट्स यूक्रेन से आते थे तब तक सोवियत यूनियन टूटा नहीं था, और उससे पहले और रशिया से बहुत आते हैं और अभी भी आ रहे हैं। तो जब ये सब कुछ टूट टाट गया, हमारी जो भारत की जो फॉरेन पॉलिसी भी इस बात में सोच विचार करने लगी कि इस स्थिति को कैसे संभालें, क्योंकि रशिया की भी कैपेसिटी कम हो गई थी। तो इस बात को लेके लोग ये सोचने लगे थे कि अब भारत का है वो रुख अपना लेगा सिर्फ यूरोपियन नेटो कंट्रीज की तरफ या अमेरिका की तरफ या उसके अलाइज की तरफ, पर ये बात नहीं हुई। भारत क्योंकि भारत की रिक्वायरमेंट इतनी अत्यधिक थी, 85% ऑफ हमारे वेपन सिस्टम्स एंड टेक्नोलॉजी ऑफ वेपन सिस्टम्स वर डिपेंडेंट अपॉन रशियन इक्विपमेंट। आपने ब्रह्मोस को देख लिया, आपने S-400 को देख लिया है पिछले अभी सिंदूर में, और आपने कई और चीजें देखी है। ये नहीं कि हमारा यूरोपियन कंट्रीज के साथ नहीं है, वो भी लगा रहेगा। भारत जो अपनी नीति अपनाएगा वो अपने हित में देख के अपनाएगा, और भारत का हित ये है कि जब तक हम टोटली स्वावलंबी नहीं हो जाते, हमको एक बास्केट या एक ही जगह पे अपने के सारे इंटरेस्ट नहीं रखने। इसीलिए हमने रशिया के साथ, यूरोप के साथ, फ्रांस, मतलब उसमें फ्रांस भी है, उसमें इटली, क्या कहते हैं, जर्मनी भी है, उसमें कई और कंट्रीज भी आ जाती हैं, और बाल्टिक स्टेट भी है। ये सारे के सारे जो है भारत के साथ में हैं, हमारे साथ, उनके साथ भी काम चल रहा है, रशिया के साथ काम चल रहा है। पर हम पुतिन की विजिट को इस तरह देखते हैं कि हमारे को अब आगे बढ़ना है। आफ्टर सिंदूर मैंने ब्रह्मोस और S-400 का नाम ऐसे ही नहीं लिया, अब उसके बाद व्हाट नेक्स्ट हमें देखना है। जाहिर तौर पर सर, जाहिर तौर पर R-37M है जो एयर टू एयर मिसाइल है, BVR रेंज की है और 300 किलोमीटर तक निशाना लगा सकती है। भारत को उसकी जरूरत होगी। साथ ही Su-57 की भी बात हो सकती है। Su-75 तो खैर अभी शुरू हुआ है, लेकिन मैं अपने दर्शकों को बता दूं, इस पूरे कॉन्टेक्स्ट को समझिए। व्लादिमीर पुतिन भारत आ रहे हैं तो यूं ही नहीं आ रहे हैं। दुनिया के बदलते समीकरणों में व्लादिमीर पुतिन को भी भारत की जरूरत है और भारत को भी रूस की जरूरत है। रूस से पिछले कुछ सालों में रक्षा के क्षेत्र में आयात जरूर कम हुआ है, लेकिन इसके बावजूद भारत के लिए रूस काफी अहम है। कई बड़े हथियार हैं जो भारत अब भी रूस से खरीद रहा है और आगे भी खरीदने की संभावनाएं बनी हुई हैं। कौन कौन से आपको बताते हैं। रूस क्यों अहम है। अभी भी रूस से पुरानी सोवियत प्रणाली की पनडुब्बियों की मरम्मत होती है। एडवांस एयर डिफेंस जैसे कुछ बड़े हथियारों की खरीद है। परमाणु पनडुब्बियां, एडवांस एयर डिफेंस जैसे हथियार कम देश ही देते हैं। मिसाइल डिफेंस सिस्टम, हाइपरसोनिक तकनीक में रूस काफी आगे है। मिसाइल डिफेंस इस तकनीक में पश्चिमी देशों से रूस आगे है। जैसा मैंने अभी विंग कमांडर प्रफुल्ल बख्शी से कहा, उनको भी कहा कि अभी भारत के पास R-37 एक मिसाइल है जो कि भारत ले सकता है, और ये मिसाइल रूस के साथ सबसे बड़ी बात यह है कि रूस TOT और यानी टेक्नोलॉजी ट्रांसफर और सोर्स कोड देने में हिचकता नहीं है भारत के साथ, जबकि अमेरिका यहां पूरी तरीके से एक बिजनेसमैन की तरह बात करता है। मैं एम्बेसडर सुरेश गोयल आपका रुख करूंगा। रूस के राष्ट्रपति की ये यात्रा उन दबावों के बीच हो रही है जहां पर ट्रंप मेक अमेरिका ग्रेट अगेन की डफली बजाने में कुछ ज्यादा ही बिजी दिखाई पड़ रहे हैं। वो बताना चाहते हैं कि उन्होंने दुनिया को वैश्विक रूप से कितना ज्यादा अपने समीकरणों के हिसाब से बदला है। क्या पुतिन और मोदी के इन संपर्कों और इन संबंधों को अमेरिका नजदीकी से देख रहा होगा? थैंक यू वेरी मच राजीव जी, आपने बड़ा अच्छा सवाल पूछा है ये, और मैं इस सवाल के जवाब में खाली जो डिटेल से माइक्रो ट्रेड की बात छोड़ करके एक में ओवरऑल जियोपॉलिटिकल मैट्रिक्स की बात करना चाहूंगा। देखिए, ऐसा है कि अगर आप देखें कि जब कोल्ड वॉर शुरू हुआ एट द एंड ऑफ द वर्ल्ड वॉर 2 और UN बना, उसके बाद से इंडिया हैड बिकम पार्ट ऑफ द कोल्ड वॉर की, लेकिन पार्ट हो गया था लेकिन बिना किसी का साथ दिए हुए। नॉन अलाइड मूवमेंट जो बना उसका आप जानते हैं उसके बारे में, लेकिन भारत को हमेशा देखा जाता रहा कि वो एक सोवियत यूनियन के साथ में निष्पक्ष तरीके से खड़ा हुआ है ये।
और इसी की वजह से पॉलिटिकल तौर पर काफी तनातनी भी रही। अमेरिका के साथ में जो हमको सहयोग मिलना चाहिए था वो नहीं मिला। तो ये था कोल्ड वॉर से पहले का समीकरण। सोचा ये था कि कोल्ड वॉर के बाद में शायद समीकरण बदल जाएगा। 91 के बाद में जो बाकी हमको जो जरूरतें हैं वो शायद हमको वेस्टर्न ब्लॉक से मिलनी शुरू हो जाएंगी, लेकिन वो नहीं हुआ। और इसकी भी वजह ये रही है कि कोल्ड वॉर खत्म होने के बावजूद एक जो मेंटालिटी रही है कि हम सुपर पावर है, वो खत्म नहीं हुई। और ये जो यूक्रेन वॉर की बात करते हैं, यूक्रेन वॉर उसी चीज का एक दूसरा मैं कह रहा हूं व्यू है, मैनिफेस्टेशन है कि कोल्ड वॉर के खत्म होने के बावजूद सुपर पावर डोमिनेशन या सुपर पावर इन्फ्लुएंस की टेंडेंसी जारी है ये। तो इस नजरिए से अगर देखा जाए तो भारत को क्या जरूरत है? भारत के सामने मेजर चैलेंज है एशिया में चाइना, और चाइना को डील करने के लिए किसी का साथ जरूरी है। आपने देख लिया अमेरिका का जो रवैया है, कितना ढुलकता हुआ सा रवैया है, कभी साथ कभी नहीं, कभी हाँ, कभी आप रशियन ऑयल के बारे में चाइना को कंसेशन दे दिया गया, हमारे ऊपर वो 50% लागू है। बार बार हमारे ऊपर जताया जाता है कि अगर हम रशिया से ऑयल खरीदते रहे तो 50% जारी रहेगा ये। तो इस नजरिए को देखते हुए हमें ये देखना पड़ेगा कि कोल्ड वॉर का जो एटीट्यूड है वो नहीं खत्म हुआ है, वो चालू रहेगा। और उस कोल्ड वॉर के एटीट्यूड के चलते हुए हमारे को सिक्योरिटी प्रायोरिटीज में क्या है? तो सिक्योरिटी प्रायोरिटीज में हमको देखना है इकोनॉमिक सिक्योरिटी, एनर्जी सिक्योरिटी, ऑयल चाहिए, हमको टेक्नोलॉजी चाहिए, हमें इन्वेस्टमेंट चाहिए, और इसके साथ साथ हमें एक स्टेबल एनवायरनमेंट चाहिए जहां पर कि हम बिना किसी हिचक के अपना काम कर सके। अगर इसको देखा जाए तो रशिया एक बहुत अहम पार्टनर है, उसको हम छोड़ नहीं पाएंगे चाहे कितना भी कर लें। डोनाल्ड ट्रंप ने जाहिर कर दिया है कि हम अगर खाली उनके ऊपर डिपेंड करेंगे तो हमारा काम नहीं चल पाएगा। इसको देखते हुए पुतिन की विजिट काफी अहम हो जाती है, ना खाली एक पार्टनर की तरीके से, बल्कि एक अगर कहा जाए कि एक ऐसा मुल्क जो कि रशिया का एक लॉन्ग टर्म पार्टनर रहा है, इसके अलावा जो कि कोल्ड वॉर में वाकई मेरे ख्याल से एम्बेसडर गोयल, विद ड्यू रिस्पेक्ट टू यू, मेरे ख्याल से रूस इस बात को समझ भी रहा है। भारत ने पिछले कुछ दिनों में जैसा डिप्लोमेटिकली जवाब दिए हैं रूस के फेवर में आकर और अपनी न्यूट्रलिटी को भी सामने रखा है, उसे रूस समझ रहा है और वो इशारे दे रहा है। लेकिन मैं अपने दर्शकों को बता दूं कि भारत ने पिछले करीब एक दशक में अपनी रक्षा रणनीति में बड़ा बदलाव किया है। रक्षा क्षेत्र में भारत ने मेक इन इंडिया के तहत कई आधुनिक हथियारों और तकनीकों का उत्पादन खुद शुरू किया। भारत का यह कदम आत्मनिर्भरता की दिशा में एक बड़ा कदम था और इसके साथ AK-203 राइफल, ब्रह्मोस मिसाइल, रूसी प्रणालियों का स्थानीय स्तर पर उत्पादन, यूक्रेन युद्ध के समय सैन्य साजो सामान की सप्लाई रुकने से भारत ने समझ लिया कि हथियारों की एक ही देश से खरीद जोखिम भरी हो सकती है। अब भारत की नई हथियार खरीद की जो रणनीति है वो पूरी तरीके से बदल चुकी है। जैसा हम आपको बता रहे हैं, एयर डिफेंस सिस्टम हुआ, S-400 का भारत ने बड़ा बेहतरीन इस्तेमाल किया ऑप सिंदूर में। नौसैनिक प्लेटफॉर्म, बख्तरबंद वाहन, साझा उत्पादन, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर, इन सब पर बहुत कुछ जोर दिया जा रहा है और ये कुछ चीजें दिखाई भी पड़ रही हैं। रूस की टीम भारत में विजिट करके गई है कि अगर Su-57 का मेक इन इंडिया वर्जन होता है तो क्या HAL तैयार है। हालांकि HAL 50-60% ऑलरेडी रेडी है क्योंकि Su-30 MKI बना ही रहा है। अरविंद सिंह तेजावत, मैं आपका रुख करना चाहूंगा इसके बीच कि भारत और रूस के बीच में बिजनेस के संबंध हैं, हम डिफेंस के क्षेत्र में पार्टनर हैं, लेकिन पुतिन की विजिट एक मैसेज तो बड़ा स्पष्ट मुझे दे पा रही है जो मैं समझ पा रहा हूं। अंतर्राष्ट्रीय अपराध न्यायालय ने पुतिन के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किया था। एक चीज तो यह कि पुतिन को इस बात का यकीन है कि वो इस वारंट को किनारे कर सकते हैं और इंटरनेशनल ट्रेवल कर सकते हैं। भारत आकर वो एक ये संदेश भी दे रहे हैं
क्या भारत भी ये संदेश रूस को और वर्ल्ड को नहीं दे रहा कि उसने वेस्ट कंट्रीज के जो दबावों को रूस को लेकर दिए जा रहे थे उनको दरकिनार कर रखा अब तक? क्या एक बहुत गर्मजोशी से भरी विजिट दिखने वाली है 4 और 5 दिसंबर को? अरविंद सर, क्या आपको मेरी आवाज आ रही है? किस्मती से मैं आपका सवाल सुन नहीं पाया। अरविंद सर, मेरा सवाल बहुत ये है, क्योंकि तक शायद हमारे बीच में संपर्क टूटा था। पुतिन भारत आते हैं तो क्या पुतिन का आत्मविश्वास यहां पर दिखाई पड़ता? अगर तो मैं इसलिए कह रहा हूं सेंटेंस के तौर पर, वो तो आने ही वाले हैं, तो क्या आत्मविश्वास है कि अंतर्राष्ट्रीय अपराध न्यायालय ने जो उनके खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किया था उनको उसकी कोई परवाह नहीं है? और दूसरा, उन्हें भारत पर यकीन ज्यादा है कि भारत ने वेस्ट कंट्रीज के दबावों को रूस को लेकर बहुत बेहतरीन तरीके से झेला और किनारे कर दिया, तो ये एक बहुत फ्रूटफुल विजिट होने वाली है। बिल्कुल जाहिर है, क्योंकि पुतिन साहब जो है वो पुराना जो सोवियत संघ है उनके स्वाभाविक वारिस हैं, और जो पुतिन साहब का जो पूरा लेना देना रहा है वो सोवियत यूनियन के जमाने में वो काफी सक्रिय रहे हैं। तो शुरुआत में रूस ने ये सोचा कि वह सोवियत यूनियन का प्रतिस्थापन हो सकता है, पर बाद में उन्हें ये पता चला कि जो नेटो संगठन है वहां पे सोवियत यूनियन के साथ वैसा व्यवहार नहीं किया जाता है जैसा कि दूसरे देशों के साथ। तो वह अपनी पुरानी उसी चीज में लौट आए और उन्हें लगने लगा कि रूस रूस है और उसके साथ अगर दुनिया बराबरी का व्यवहार नहीं करता है और अमेरिका अगर अपने आप को सुप्रीम पावर मानता है तो वह नहीं चलेगा। भारत की यहाँ मजबूरी यह है कि भारत के बहुत सारे जो व्यापारिक हित हैं वो पश्चिमी दुनिया से जुड़े हुए हैं, जिसमें यूरोपीय देश और अमेरिका आते हैं। तो रूस ने हमें एनर्जी सिक्योरिटी में खासकर पेट्रोलियम बहुत ही सस्ते दाम पर देकर यह साबित कर लिया है कि भारत का व्यापारिक और खासकर एनर्जी सिक्योरिटी को लेकर भी रूस उतना ही उपयोगी है जितना कि खासकर भारत की जो डिपेंडेबिलिटी जो खासकर डिफेंस सेक्टर में है या रक्षा मामले में जो रूस पे हमारी निर्भरता है वह हमें देखना होगा। आपने चीन का जिक्र किया था राजीव साहब कि चीन को काउंटर करने के लिए हमें अमेरिका की जरूरत है, पर इसको अगर दूसरी तरीका से अगर हम देखें तो यह भी देखेंगे कि चाहे वो एससीओ हो या ब्रिक्स हो, उसमें भारत को लाने का जो सबसे बड़ा जो श्रेय है वो रूस को ही जाता है, क्योंकि जो रूस जो है वो चीन को लेकर भारत जितना सशंकित है रूस को भी उतना ही है। वो नहीं चाहता है कि कोई भी ऐसा संगठन बने जिसमें रूस दोयम दर्जे का हो और चीन प्राथमिकता वाला देश हो। तो यहाँ यह तो तय है कि भारत रूस के लिए बेहद महत्वपूर्ण है और खासकर दुनिया के जो नए समीकरण बन रहे हैं, और रूस ये बिल्कुल नहीं चाहेगा कि वह पश्चिम की गोद में चला जाए। तो ऐसे में जो पुतिन साहब का ये जो सब कुछ जो भारत के प्रति रवैया है वह काबिले गौर है। अब मैं एक बात जो कहना चाहता हूं वो ये खासकर यूक्रेन को लेकर एक बात हमें माननी पड़ेगी कि जो पुराना सोवियत संघ था उसमें यूक्रेन की भी इतनी ही भूमिका थी। गोयल साहब ने और या बख्शी साहब ने अभी जिक्र किया था कि यूक्रेन से हमारे कुछ डिफेंस पार्ट्स आते थे। इतना ही नहीं, जो हमारा जो हरित क्रांति हुई थी, जो ग्रीन रिवोल्यूशन हुआ था, उसमें भी यूक्रेनी साइंटिस्टों का ही ज्यादा महत्वपूर्ण योगदान था। तो भारत एक ऐसा देश है जो रूस और यूक्रेन इन दोनों से फायदा लेता रहा है, और अगर इन दोनों की लड़ाई खत्म हो जाती है तो मुझे लगता है कि भारत के लिए सबसे ज्यादा फायदेमंद होगा और भारत उन तमाम प्रोजेक्ट्स पे काम कर पाएगा जो केवल इस शांति के दौर में ही संभव है। तो मुझे लगता है कि ये जो खासकर पुतिन साहब की जो यात्रा है वो भारत के लिए ही और रूस दोनों ही देशों के लिए काफी महत्वपूर्ण होने जा रही है, और मुझे लगता है कि लंबी अवधि के समय में यह कैसे समीकरण बनते हैं और खासकर उन समीकरण को बनने की दिशाएं क्या होगी, मुझे लगता है कि ये यात्रा काफी महत्वपूर्ण होगी। वाकई सर, ये यात्रा महत्वपूर्ण होगी। 4 और 5 दिसंबर को ये यात्रा। भारत हालांकि आईसीसी का सदस्य नहीं है देश, तो भारत के ऊपर कोई प्रतिबंध नहीं है इस बात का कि आईसीसी के वारंट की तामील हो या ना हो। हालांकि मंगोलिया रूस गए थे और उस बारे में मंगोलिया की आलोचना हुई थी, लेकिन एक बात तो सही है
कि रूस की तरफ से स्पष्ट संकेत दे दिया गया है कि पुतिन अब ऐसे किसी वारंट को ध्यान में नहीं रखते। वो उतना ही खुलकर अपने नजदीकी देशों के नजदीक जा रहे हैं जितना वो दिखाना चाहते हैं। रक्षा क्षेत्र में भारत की रूस पर निर्भरता बेशक कम हुई हो, लेकिन कच्चे तेल की खरीद में यह रिश्ता और गहरा किया। रक्षा निर्भरता घटने के बावजूद आर्थिक निर्भरता बढ़ी है, खासकर पावर ऊर्जा के क्षेत्र में। 2022 में पश्चिमी देशों के रूस पर प्रतिबंध लगाने के रूस ने भारत को सस्ते दाम पर कच्चा तेल देना शुरू किया। भारत जो दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा तेल आयातक है, उसने फायदा भी उठाया, लेकिन ट्रंप ने 25% एक्स्ट्रा टैरिफ लगाने के चलते 1-2 महीनों में रूस से तेल की खरीद में कुछ कमी जरूर आई है, लेकिन ये इतनी बड़ी कमी नहीं है कि इससे कोई बड़ी बात हो। हालांकि ट्रंप कोशिश कर रहे थे कि पूरी तरह से खत्म हो। 2020-21 में 1.4% रूस से भारत का आयात था। 2022-23 में 6.5% हुआ। 23-24 और 24-25 में 9% पर बना रहा। मौजूदा वित्त वर्ष में यह आयात 8.6% है। रूस को भारत का निर्यात सिर्फ 1% के पास है। भारत मशीनरी, दवाइयां, इलेक्ट्रिकल सामान, समुद्री उत्पाद बेचता है। रूस से तेल, गैस जैसे ऊंचे मूल्य वाले उत्पाद भारत खरीदता है। विंग कमांडर प्रफुल्ल बख्शी, मैं आपका ही रुख कर लेता हूं। क्या भारत में रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के आने के बाद हम Su-57 को लेकर एक बड़ी डील होते हुए देख लेंगे? क्योंकि अमेरिका भी F-35 को लेकर पूरा जोर लगा रहा था। अमेरिका की इंडस्ट्री ही डिफेंस बेस्ड है, तो अमेरिका इसको किस तरीके से लेगा ये भी हमको एक्सप्लेन कीजिए यहां पर। और जो डिफेंस रिलेटेड डील होंगी, अगर वो पिछले जो डिफेंस इंपोर्ट था भारत में उसको क्रॉस करती हैं, तो वेस्टर्न कंट्रीज और अमेरिका क्या इससे खासे जले भुने नहीं होंगे? बिल्कुल, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं राजीव जी। वो जले भुनेंगे जरूर। और इस समय बड़ी फिक्र पड़ी हुई है, क्योंकि उनको पता है कि इन स्पाइट ऑफ ऑल पब्लिसिटी F-35 वो नहीं है जितना कि उसको बनाया गया है। और F-35 का परफॉर्मेंस इतना बढ़िया नहीं रहा है जितना कि हम सोच रहे हैं। इनफैक्ट इजराइल ने भी इसको F-35 का इस्तेमाल किया था। और मैं आपको बता दूं कि चाइना ने F-35 का मॉडल बना लिया है और वो पाकिस्तान को भी देगा। पर जब Su-57 की बात आती है तो ऑटोमेटिकली हमें ट्विन इंजन फाइटर जो Su-57 है उसकी कैपेसिटी बहुत अच्छी है। और वो हम प्रूव कर चुके हैं, एयरफोर्स के पायलट्स उसको चेक कर चुके हैं। और Su-57 का ये भी डिसाइड हो चुका है कि इसका जॉइंट वेंचर, जॉइंट डेवलपमेंट प्रोग्राम आगे बढ़ेगा। ये पहले एक्चुअली सजेस्ट हो चुका था FGFA में, पर हमने देरी कर दी थी उसके ऊपर। और फिर S-400 के एडवांस मॉडल्स, S-500 ये भी आएंगे। अब आपको मैं बता दूं, ब्रह्मोस का 800 किलोमीटर का मॉडल तैयार हो रहा है। ये एक सिर्फ मामूली बातें नहीं है। एंटी मिसाइल डिफेंस की और एडवांस सिस्टम्स रशिया हमको दे रहा है, और उसके फील्ड ट्रायल्स भी होंगे। तो आप इस बात को मान के चलिए। और ओवरऑल ट्रेड बिटवीन द टू कंट्रीज 68.7 बिलियन पहुंच रहा है 24-25 फिजिकल ईयर में। तो कोई हम ऐसी नॉर्मल ट्रेड में भी हम कम नहीं है। और डिफेंस की जो बात है, आपको पता होना चाहिए, जब 75 to 80% डिफेंस हमारा रशिया है, इंक्लूडिंग मिसाइल्स, इंक्लूडिंग एयरक्राफ्ट, ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट। एक टाइम तो बिगेस्ट हेलीकॉप्टर अब Mi-26 वो हमारा जो रशिया का था, वो बहुत साल हमारे साथ रहा और अभी भी रिवाइव हो सकता है वो। तो ये आपको मैं राजीव जी बता दूं कि इस समय हम बिल्कुल नहीं सोच रहे कि अमेरिका के पास जाएं। और अमेरिका ने हमको जो जिस तरीके से ट्रीटमेंट दी है, जो G414 एंड 404 की जो बात चल रही है, वो आपने इसको देख लिया है। जिस तरीके से उन्होंने हमें लेट डाउन किया है, आप मान के चलिए। और ये जब हम 1998 में जब हम न्यूक्लियर गए थे, उस समय जब प्रतिबंध लगे थे, अमेरिका ने लगाए थे, तब रशिया में आया था हमारे पास। फिर कहा था कि आप प्लीज अंडरस्टैंड, यू आर लूजिंग लॉट ऑफ ग्राउंड। इसीलिए सर, इसीलिए हम सभी कहते हैं टाइम टेस्टेड पार्टनर है। माफी के साथ
मेरे पास समय कम है। तेजावत सर आपका, बख्शी सर आपका और गोयल सर आपका बहुत शुक्रिया, आप तीनों ने वक्त निकाला हमारे साथ जुड़े इस चर्चा में। लेकिन यहाँ पर एक बात छूटती है कि रूस के साथ ही भारत, अमेरिका, फ्रांस और जापान के साथ रक्षा सहयोग बढ़ा भी रहा है। बावजूद इसके भारत के लिए मिसाइल डिफेंस में रूस अभी भी पहली पसंद है। पुतिन की यात्रा के दौरान रक्षा से लेकर एनर्जी सेक्टर तक दोनों देशों के बीच बातचीत की उम्मीद भी जताई जा रही है। पुतिन के दौरे से उम्मीदें क्या क्या हैं? S-400 की 5 और बैटरी सेट खरीद पर समझौता हो सकता है। S-500 जो इससे एडवांस वर्जन है उसकी भविष्य में खरीद पर बात हो सकती है। टेक्नोलॉजी ट्रांसफर की बात करें तो ब्रह्मोस के अगले वर्जन पर संयुक्त उत्पादन की बात होगी, नई तकनीक पर चर्चा होगी। मिसाइल, पनडुब्बी, एविएशन के लिए अब भारत ज्यादा सहयोग चाहता है। एनर्जी सेक्टर की बात कर ले, कच्चे तेल की कीमतों में उतार चढ़ाव पर चर्चा तो रूस से लंबे समय तक एक स्थिर सस्ती सप्लाई पर बातचीत की पूरी उम्मीद है। और 4 और 5 दिसंबर में यह बात तय है, जितना भारत और रूस इस बातचीत के बारे में उत्सुक हैं उससे कहीं ज्यादा अमेरिका और वेस्टर्न कंट्रीज होंगे। एक छोटा सा ब्रेक, जल्द हाजिर होते हैं। एसोसिएट स्पॉन्सर